क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा गायक जिसकी आवाज सुनकर करोड़ों लोग भावुक हो जाते हैं, जिसने 90 के दशक से लेकर आज तक सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए, आखिर एक समय ऐसा भी क्यों आया कि वही आवाज बॉलीवुड में कम सुनाई देने लगी? क्या सच में म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा लोगों का इतना दबदबा है कि वही लोग आखिरकार तय करते हैं कि कौन गाना गाएगा और कौन नहीं? और क्या आखिर वजह थी कि एक ट्वीट ने पूरे देश में ऐसा विवाद लाकर खड़ा कर दिया कि मशहूर गायक सोनू निगम ने कैमरा के सामने अपना सर तक मुंडवा लिया? लेकिन इन विवादों से कई ज्यादा बड़ी बात है उस इंसान की कहानी, जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर गाना गाया और फिर अपनी मेहनत, सुर और जुनून के दम पर भारत के सबसे महान गायकों में अपना नाम शुमार कर लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोनू कुमार जी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर संघर्ष, स्टार बनने तक का आखिर कैसा था सफर, विवाद, म्यूजिक इंडस्ट्री की सच्चाई और आज के दौर में उनकी जिंदगी कैसी कट रही है। तो देर किस बात की, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबको हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार। आप देख रहे हैं बायोग्राफी सबकी, जहां हम आपको बताते हैं उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास बनाया और आम इंसान से खास इंसान बन गए। आज के इस एपिसोड में होगी उस आवाज की बात जिसने मोहब्बत को सुर दिए, दर्द को एहसास दिया और देशभक्ति के गीतों को आखिरकार अपने सुरों से अमर बना दिया। ये कहानी है भारत के सबसे बेहतरीन और बहुमुखी गायकों में से एक, सोनू निगम। 20 जुलाई 1973 हरियाणा के फरीदाबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सोनू निगम। घर का माहौल पूरी तरह से संगीत से भरा हुआ था। उनके पिता अगम कुमार निगम स्टेज पर गाना गाते थे और उनकी मां शोभा निगम भी संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई थी। यानी के सुर और संगीत सोनू को तो जैसे विरासत में ही मिले हुए थे। लेकिन सिर्फ संगीत वाले परिवार में जन्म लेने से कोई भी महान गायक नहीं बन जाता। उसके लिए सालों की मेहनत और हजारों घंटों की साधना की जरूरत होती है और यही साधना बहुत छोटी उम्र से ही सोनू निगम के जीवन में शुरू हो गई थी। अब बताते हैं कि 4 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्टेज शो किया था। उस समय जहां एक बच्चे को ढंग से अपने माता पिता का नाम भी लेना नहीं आता, सोनू निगम ने स्टेज पर परफॉर्म किया। जिस उम्र में बच्चे स्कूल नहीं जाते, सोनू निगम ने सुरों की समझ को अपनाना सीख लिया था। सोनू निगम अपने पिता के साथ स्टेज में शो पर जाने लगे थे। एक दिन उनके पिता कार्यक्रम में गाना गा रहे थे। छोटे से सोनू ने जिद की कि उन्हें भी गाना गाना है। पहले तो किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बच्चा समझकर उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार उन्हें स्टेज पर बच्चे की जिद के आगे बुला ही लिया गया। उनके हाथों में माइक थमा दिया गया और उन्होंने मोहम्मद रफी साहब का मशहूर गाना गाया, जो कि उस समय उनके बहुत ही फेवरेट सिंगर हुआ करते थे। वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा। बस फिर क्या था, नन्हे से सोनू निगम ने जैसे ही ये गाना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी उम्र का महज 4 साल का मासूम सा बच्चा इतनी सदी हुई आवाज में गाना गा सकता है। बस फिर क्या था, आखिर यही वो पल था जब सोनू निगम की जिंदगी को आखिर दिशा मिल गई थी कि उन्हें किस दिशा में जाना है और किस दिशा में अपने करियर को पूरी तरह से सेट करना है। इसी के साथ जैसा कि उन्होंने पहला गाना रफी साहब का गाया था, तो सोनू निगम बचपन से ही मोहम्मद रफी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो घंटों उनके गाने सुनते, गाने गुनगुनाते और मोहम्मद रफी के कई सारे गानों की बोल भी उन्हें मुंह जुबानी बचपन से ही याद होने शुरू हो गए थे। हर छोटे बारीकी को सीखने की वो कोशिश करते। मोहम्मद रफी के गाने का अंदाज, उनकी कला, उनका हुनर। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि बेटा किसी की नकल ना करे, बल्कि अपनी खुद की एक पहचान बनाकर जीवन में सफलता हासिल करे। यही सीख ही आगे चलकर सोनू निगम की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब उनके पिता ने उन्हें कहा कि तुम्हें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी एक पहचान बनाने के लिए खुद के सफर को शुरू करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि स्कूल से ज्यादा संगीत में सोनम की दिलचस्पी थी। उनका ज्यादातर समय स्टेज शोज देखने, संगीत सीखने में ही गुजरता था। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे वो अपने पिता के साथ देश के अलग अलग शहरों में कार्यक्रमों में जाने लगे। कुछ जगह वो गाना गाते तो कुछ जगह पर मैनेजमेंट देखते। जहाँ भी शो होता वो वहीं पर अपने पिताजी के साथ पहुंच जाते। वहाँ लोग उस छोटे से लड़के की आवाज को सुनने का इंतजार करते। कुछ लोग क्यूटनेस के लिए तो कुछ लोग उनके सच में सुरों की
मुरीद बन चुके थे। उन्हें तब शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि आगे आने वाले वर्षों में यही बच्चा करोड़ों लोगों की पसंद की आवाज बन जाएगा और एक मशहूर चमकता हुआ सितारा भी बनेगा। बस फिर क्या था, समय बीतता गया और सोनू निगम बड़े होते गए और आखिरकार उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। अब सोनू निगम ने एक सपना तो देख ही लिया था, जो कि उनके दिल में हमेशा से पनप रहा था अपने माँ और पिताजी को देखकर, और वो था बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनने का। उस दौर में अगर किसी को भी फिल्मों में गाना गाने का मन था तो उसे मुंबई जाना ही पड़ता था। उस समय जगह जगह पर ये फैसिलिटीज नहीं थी कि आप अप्लाई कर सके, इसलिए महज 18 साल की उम्र में अपने माता पिता के सपनों को उड़ान देने के लिए सोनू निगम भी आ पहुंचे थे मुंबई। उन्हें लगता था कि अच्छी आवाज है तो काम तो जल्दी मिल ही जाएगा, आखिर किस बात का डर है। और वैसे भी स्टेज शोज की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी हो गए थे। लेकिन मुंबई में किसी के सपने इतनी आसानी से कहां पूरे होते हैं। जो भी मुंबई में ज्यादा सफलता हासिल करता है उसे शुरू में बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़ते हैं, और यहीं से शुरू हुआ था 18 साल के सोनू निगम का मुंबई आने के बाद संघर्ष। सोनू निगम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था मुंबई पहुंचने के बाद। सोनू निगम को जल्दी ही एहसास हो गया कि सिर्फ अच्छी आवाज होने से काम नहीं मिल सकता। हर दिन ही वो सैकड़ों नए लड़के लड़कियों को अपने सपनों के साथ इधर उधर धक्के खाते देखते, स्ट्रगल करते देखते। किसी के पास सिफारिश थी, किसी के पास पैसे, लेकिन सोनू निगम के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज का जादू और मेहनत थी। शुरुआती दिनों में तो वो और उनके पिता छोटे छोटे स्टेज शोज करते, म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटते, उन्हें कॉल करते और घंटों इंतजार करते। कई बार बिना मिले ही वापस लौटना भी पड़ता, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उसी दौरान उन्होंने मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू की। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनकी आवाज में जो मिठास, रेंज और कंट्रोल दिखाई देता है, उसके पीछे वर्षों का रियाज ही छुपा है। आपको बता दें कि मुंबई में संघर्ष के दौरान टी सीरीज ने उन्हें मोहम्मद रफी के लोकप्रिय गीतों के कवर गाने का मौका दिया था। इन गानों के बाद में रफी की यादें नाम से रिलीज भी किया गया। एल्बम को अच्छी सफलता मिली। लोग उनकी आवाज सुनकर हैरान रह जाते। कई लोग तो ये भी कहते कि आंखें बंद करो तो लगता है जैसे खुद मोहम्मद रफी ही गाना गा रहे हैं। ये सोनू निगम नहीं, मोहम्मद रफी साहब ही है। लेकिन यही तारीफें उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर भी सामने आ गई थी, क्योंकि कई अन्य संगीतकारों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमें रफी की कॉपी नहीं चाहिए, एक नई बुलंद आवाज चाहिए। सोनू निगम अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि अगर उन्हें इसी इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो अपनी एक अलग पहचान बनानी ही होगी। यही हिदायत उन्हें बचपन में उनके पिताजी ने भी दी थी। बस फिर क्या था, उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला और वो था साल 1995। सोनू निगम की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी, जैसे उन्हें किसी अलादीन का चिराग मिल गया हो। उन्हें जी टीवी के म्यूजिक शो सारेगामापा को होस्ट करने का मौका मिल गया। उस दौर में ये शो भारत के सबसे लोकप्रिय सिंगिंग शोज में से एक था। सोनू सिर्फ एक एंकर नहीं थे, वो प्रतियोगिताओं के गीत गुनगुनाते, संगीत की बातें करते और अपनी मुस्कान से दर्शकों का दिल भी जीत लेते। बस फिर कुछ ही महीने में पूरा देश उन्हें पहचानने लगा। अब लोग सिर्फ उनकी आवाज नहीं, उनके चेहरे से भी परिचित हो चुके थे। अब वो कहीं भी आते जाते तो सिर्फ उनकी आवाज नहीं, उनके चेहरे को देखकर भी लोग समझ जाते कि ये तो वही उभरता हुआ सितारा सोनू निगम है। बस फिर क्या था, यहीं से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जिसने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। जी, ये आपको हम बात बता रहे हैं। उन्होंने गाया एक गाना बेवफा सनम का। बस फिर क्या था, गीत था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, बस जितने भी टूटे दिल के आशिक थे सारा दिन इस गाने को गुनगुनाने लगे और ये गाना पूरे देश में मशहूर हो गया। कैसेट की रिकॉर्ड तोड़ बिक्रियां होने लगी। शादियों से लेकर चाचा की दुकानों की चाय तक हर जगह बस यही गाना बज रहा था।
इस एक गीत ने सोनू निगम को बॉलीवुड के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर्स की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था, जो कि नन्हे से सोनू निगम का सपना भी था। लेकिन सोनू निगम के कदम तो अभी और बढ़ना बाकी थे। फिर उन्होंने गाया एक अमर गीत। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर। फिल्म में कई कलाकार थे, लेकिन जिस गीत ने लोगों का दिल सबसे ज्यादा छुआ और आज भी जो गाना आने वाले 15 अगस्त को भी कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा, वो है संदेश आते हैं। रूप कुमार राठौड़ के साथ गाए इस गीत में सोनू निगम की आवाज ने लाखों सैनिकों के परिवार की भावनाओं को छू लिया। आज भी जब भी ये गीत बजता है, लोगों की आंखें नम हो जाती है। हाल ही में 15 अगस्त आने वाला है, तब भी आपको किसी न किसी गली नुक्कड़ पे ये गाना सुनने को जरूर मिलने वाला है। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार देशभक्ति गीतों में से एक माना जाता है, जो कि आज भी किसी भी भारतीय को सुनने को मिले तो उसके रोंगटे जरूर खड़े कर देता है। अब शुरू हुआ था सोनू निगम का असली सफर, और वो था आगे के आने वाले कई सारे और गाने। बस फिर क्या था, जहां एक तरफ उन्होंने अच्छा सिला दिया गाया, संदेश आते हैं गाया और सारे गामा पा में काम करके लोकप्रियता बटोरी। अब हर बड़ा संगीतकार सोनू निगम के साथ ही काम करना चाहता था। धीरे धीरे उनकी आवाज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन और कई बड़े सितारों की आवाज बन गई। जब भी वो प्लेबैक सिंगिंग करते, ऐसा लगता कि वो सितारा खुद गाना गा रहा है। अब वो संघर्ष करने वाला लड़का नहीं रहा था, जो कि प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के चक्कर काट रहा था, बल्कि वो बॉलीवुड का नया सुपरस्टार सिंगर बन चुका था। 1998 से लेकर 2010 तक का दौर सोनू निगम के लिए बहुत ही हलचल भरा रहा। अगर बॉलीवुड में किसी एक मेल सिंगर का सबसे ज्यादा दबदबा था, तो अब वो बन चुके थे हमारे प्यारे सोनू निगम। लेकिन ये सिलसिला भी यहीं ठहरने वाला नहीं था। हर बड़ा संगीतकार उनकी आवाज चाहता था। अनु मलिक, जतिन ललित, AR रहमान, शंकर एहसान, रॉय, प्रीतम विशाल शेखर, लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ उन्होंने काम किया। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, आमिर खान से लेकर ऋतिक रोशन, अजय देवगन से लेकर अभिषेक बच्चन, हर बड़े स्टार पर उनकी आवाज खूब जमती थी। लेकिन सोनू निगम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी आवाज नहीं थी, बल्कि हर गाने के हिसाब से अपनी आवाज को बदल लेना और उस गाने को जागृत कर लेने की शक्ति थी। कोई कहता कि उन पर सुरों की देवियों का आशीर्वाद है, तो कोई कहता कि वो खुद ही सुरों के सम्राट हैं। अगर रोमांटिक गाना हो तो आवाज में प्यार झलकता, बस वहीं अगर गाने में दर्द भरी बातें होती थी तो सोनू निगम की बातों में दर्द झलकता। सुनने वाले की आंखें भी नम हो जाती। अगर देशभक्ति का गाना हो तो हर देशभक्त के उस गाने को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते। यही वजह थी कि उस टाइम पर उन्हें भारत का सबसे बड़ा वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर माना जाने लगा। और यहाँ तक कि आज भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा गाना है, ऐसा कौन सा सिंगर है जिसे एक वर्सेटाइल सिंगर की श्रेणी में गिना जाए, तो सबसे पहले सोनू निगम का नाम ही आता है। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए, लेकिन कुछ गाने तो ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए थे, जिन्हें जो भी सुनता उनका मुरीद हो जाता। इन्हीं गानों में से कुछ गानों के नाम आप लोगों के साथ में साझा करें, तो उसमें से एक है कल हो ना हो। ये सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन गया था। पहले तो फिल्म की कहानी इतनी रूहानी थी और ऊपर से सोनू निगम की आवाज, तो इस गाने को तो सुपरहिट होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता था। आज भी ये गाना सुनते ही लोगों को शाहरुख खान की मुस्कान और सोनू निगम की वो दर्द भरी आवाज याद आ जाती है। बस फिर क्या था, फिर आया उनका गाया हुआ गीत सूरज हुआ मत्था, जिसमें उनकी रोमांटिक आवाज ने लोगों को जैसे अपना दीवाना ही बनाकर रख दिया था। लेकिन सोनू निगम यहाँ ही कहाँ रुकने वाले थे। फिर उन्होंने गाया बिल्कुल हटके गाना जो था साथिया, जिसे आज भी बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। ये मूवी भले ही ना चली हो, लेकिन ये गाना हमेशा के लिए अमर रहेगा। और फिर अभी मुझ में कहीं, हाल ही में अग्निपथ की जो ये मूवी रिलीज हुई थी जिसमें ऋतिक ने एक्ट किया था, इसमें भी इन्होंने ये गाना गाकर साबित कर दिया था कि उनकी आवाज पहले जैसी ही गहरी और असरदार है। भले ही उस समय उनके कई सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, लेकिन इस गाने ने उन्हीं सारे कॉम्पिटिटर्स को एक बड़ा झटका भी दे दिया था। उन्होंने प्राइवेट एल्बम भी शूट की थी, जिसके आज भी लोग दीवाने हैं। वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं गाते थे,
बल्कि सोनू निगम ने अब प्राइवेट एल्बम्स में भी काम करना शुरू कर दिया था। सोनू निगम ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी अपना इतिहास रखा। उनका एल्बम दीवाना आज भी भारत के सबसे सफल पॉप एल्बमों में गिना जाता है। तो जहां हमने आपको बताया, ऐसे ही गीत आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और हर कोई उसे सुनता है। उस दौर में भी उनके गाने सुने जाते थे जब इंटरनेट भी नहीं था, और आज भी उनके गानों पर मिलियंस में व्यूज है और लोग कैसेट सीडी खरीद कर जहाँ एक समय में गाने सुनते थे, वहीं अब उनके गाने अलग अलग तरह से सुने भी जाते हैं। इसी के साथ जहां एक तरफ सफलता आती है तो वहीं विवादों की श्रेणी भी आकर खड़ी हो जाती है। उनके जीवन में विवाद आया था साल 2017 में। सोनू निगम अचानक एक बड़े विवाद में आकर फंस गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अपनी राय व्यक्त की थी। उनके ट्वीट के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई थी। कई लोगों ने तो उनका समर्थन भी किया था, लेकिन कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। कई जगह पर दंगे भी भड़क गए थे। कई लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और उन्हें बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। ये मामला कई दिनों तक समाचार चैनल और सोशल मीडिया पर छाया रहा था। विवाद बढ़ने के बाद एक धार्मिक नेता ने उनके खिलाफ इनाम की घोषणा भी कर दी थी। इसके जवाब में सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से अपना सर तक मुंडवा लिया था। इस घटना ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जहां एक तरफ अजान बजती है तो वो लाउड स्पीकर पर नहीं बजनी चाहिए, लेकिन इससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी और सोनू निगम ने इस बात का खेद भी किया था और माफी भी मांगी थी। म्यूजिक इंडस्ट्री पर बड़ा बयान, ये था साल 2020। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोनू निगम ने वीडियो जारी कर संगीत उद्योग में नए कलाकारों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर खुलकर बात रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडस्ट्री में कुछ बड़ी कंपनियों का अत्यधिक प्रभाव है और नए कलाकारों को पर्याप्त अवसर ही नहीं मिलते हैं। बाद में उन्होंने टी सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार जी पर भी सार्वजनिक रूप से सवाल लाकर खड़े कर दिए थे, जो कि भूषण कुमार जी की इमेज को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा तर्क था। उनके इन बयानों ने ही पूरे देश में बड़ी बहस छेड़ दी थी। कुछ लोगों ने जहां उनका समर्थन किया कि सच में नेपोटिज्म होता है और बड़ी कंपनियां छोटे लोगों को आगे नहीं आने देती, तो कुछ ही लोगों ने उनके खिलाफ जाकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ थी कि सोनू निगम हमेशा वही बोलते रहे जो उन्हें सही लगा, भले ही वो अजान का टॉपिक हो या छोटे लोगों की आवाज को दबा देने का उनका विचार। क्या सच में उनका करियर खत्म हो गया? कई लोगों को लगने लगा था कि अब सोनू निगम का दौर खत्म हो चुका है। अब सोनू निगम कभी भी हमें किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर गाना गाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल अलग थी। सोनू निगम वो बढ़ता हुआ सितारा था जो कि अब पीछे नहीं हटने वाला था। उनकी फिल्मों में गाने की संख्या जरूर कम हुई क्योंकि बड़े जो कंपनी के ऑनर्स थे उन्होंने उनके मौके छीन लिए, लेकिन एक इंसान से आप उसकी कला को कभी भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि संगीत उस इंसान के दिल में बसता है। उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट्स, स्वतंत्र संगीत और क्षेत्रीय भाषाओं के गीत और दुनिया भर में मंचीय प्रस्तुति पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं। दर्शक आज भी घंटों खड़े होकर उनके लाइव गायकी को सुनते हैं। यही फर्क होता है एक ट्रेंडिंग सिंगर और एक लेजेंड में। सोनू निगम ने अपने 3 दशक से भी लंबे करियर में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, नेपाली और कई अन्य भाषाओं के भी हजारों गाने गाए हैं। उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और अनेकों प्रतिष्ठित संगीत सम्मानों से नवाजा गया है। साल 2022 में भारत सरकार ने संगीत जगत में उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ये सम्मान उनके दशकों लंबे योगदान का आधिकारिक पहचान है। आपको बता दें कि आज भी क्यों अलग है सोनू निगम। आज के दौर में जहां कई गायक स्टूडियो में ऑटो ट्यून की मदद से अपने सुरों को निखारते हैं, वहीं सोनू निगम अपने लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं और हजारों लोग सिर्फ उनकी लाइव गायकी को सुनने आते हैं, जो कि बिना किसी ऑटो ट्यून की होती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि वो मंच पर बिना किसी तकनीकी सहारे के घंटों सुरों में गा सकते हैं। यही कारण है कि संगीत के जानकार आज भी उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन लाइव सिंगर्स में गिनते हैं।
आप बता देते हैं कि सोनू निगम के हाल में क्या समाचार है। तो दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में सोनू निगम फिल्मों के साथ साथ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर भी लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई सिंगल्स गाने रिलीज किए हैं, देश विदेश में लाइव टूर किए हैं और नई पीढ़ी के कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया है। वो समय समय पर संगीत प्रतियोगिता और विशेष कार्यक्रमों में गेस्ट के तौर पर और मेंटर के तौर पर भी नजर आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो अपने प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं और हाल फिलहाल ही पोस्ट करते रहते हैं। संगीत, समाज और इसी के साथ अन्य विषयों पर भी अपनी राय खुलकर रखते हैं। आज भी अगर किसी बड़े लाइव कॉन्सर्ट की घोषणा में सोनू निगम का नाम जुड़ जाए तो टिकट खुद ही खुद हाउसफुल हो जाती है। तो यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो कि सोनू निगम को सभी अन्य ऑटोट्यून सिंगर से अलग बनाता है। अब अगर हम उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी शादी हुई मिसेस मधुरिमा निगम से। दोनों की एक बेटा है जिसका नाम निवान निगम है। सोनू अक्सर ही कहते हैं कि परिवार ने उनके कठिन समय में हमेशा उनका साथ दिया है और डटकर खड़े रहे हैं। स्टेज के चकाचौंध से दूर वो अपने परिवार के साथ सादा जीवन जीना ही पसंद करते हैं और इसी से उन्होंने बताया है उन्हें असली सुकून भी मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही सुकून में रहिए। आपको सोनू निगम का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है